लैक्रिमल फ्लूइड माने हमारे आंखों में से आने वाला जो फ्लूइड होता है, हमारे आंखों में आने वाला पानी होता है, उसको हम बायोलॉजिकली लैक्रिमल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्रिमल फ्लूइड। जो आप कहते हैं ना आंसू आ रहे हैं, वो आंसू क्या कहते हैं, सारा में आंसू हो जाता है। एक्चुअली अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में कहें तो आंसू नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए लैक्रिमल फ्लूइड कहना चाहिए। अरे यार इतना लैक्रिमल फ्लूइड क्यों बाहर आया, किसी के तकलीफ में जब वो बहता है तो उसको कहना चाहिए बायोलॉजिकली कि लैक्रिमल फ्लूइड क्यों इतना बाहर। लैक्रिमल फ्लूइड बहता है बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजन या फिर फिजियोलॉजिकल रीजन। सौरभ रोल नंबर 71 अपना माइक बंद करो ना भाई। देखिए आप लोग को बहुत आवाज आता है, मैं बोलते रहता हूँ वहां से आवाज आती है, मुझे ऐसा लगता है कोई क्वेरी है या फिर कुछ और बात है और मैं बार बार डिस्टर्ब होता हूँ। इसलिए मुझे जो बोलना रहता है मैं बोल नहीं पाता हूँ और फिर डिस्टर्ब होने के बाद जो चीजें बतानी है वो ख्याल से निकल जाती है। तो थोड़ा सा आप ये बात मानिए कि जिसको क्वेश्चन नहीं है वो सुनिए म्यूट करके, और अगर क्वेश्चन है तब पूछिए आप। तो क्योंकि हर टॉपिक के बाद आपको कुछ ना कुछ डाउट है, तब आप क्वेश्चन अपना रखिए। ओके, अदरवाइज म्यूट रखिए अपना वॉइस। तो हमारे शरीर, हमारे आंखों में जो आंसू आता है वो उसको कहते हैं लैक्रिमल फ्लूइड। एक्चुअली लैक्रिमल ग्लैंड ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि होती है जो फ्लूइड रिलीज करती है इमोशनल कंडीशन की वजह से या कुछ फिजियोलॉजिकल मतलब कुछ आंखों में चला जाए, लग जाए, चोट आ जाए या कोई बाहरी चीज आंखों में चला जाए तो वो ग्लैंड, वो जो ग्रंथि है ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होता है, फ्लूइड रिलीज करता है। फ्लूइड माने सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर। तो आपने आंसू का भी टेस्ट किया होगा, नमकीन लगता है ना, नमक जैसा लगता है, तो फिर नमक रहता है बहुत ज्यादा, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का जो वाटर है माने लैक्रिमल फ्लूइड क्या है, वो हमारे आंखों का जो पीएच डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, वो पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, इसीलिए बफर का काम करता है। तो फॉस्फेट बफर है कंटेन and hydrogen anions, okay, similar to that of buffer in our body fluid, and it has pH, lacrimal fluid pH up to 7.4। lacrimal fluid का जो pH होता है उसके इतना pH रहता है, 7.4 का pH रहता है। ठीक है, ये जो फॉस्फेट बफर है इट इज कॉमनली यूज्ड इन laboratory and pharmaceutical industry for various purpose for maintaining the pH in neutral range। कितने रेंज में मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं पीएच को? न्यूट्रल रेंज में। देखिए इसका पीएच का वैल्यू कितना है, 7.4 है, तो 7.4 इज नियर टू न्यूट्रल। 7.4 न्यूट्रल के करीब है या नहीं है? यस सर है। हाँ, तो ये जो फॉस्फेट बफर है ये न्यूट्रल पीएच मेंटेन का काम करने के लिए यूजफुल रहता है जनरली केमिकल रिएक्शन में या हमारे बॉडी। ठीक है, तो इसका यूज हो गया जनरली टू मेंटेन द न्यूट्रल पीएच। ओके, पीएच ऑफ रिएक्शन सब्सटेंस मेंटेन टू न्यूट्रल, न्यूट्रल के आसपास मेंटेन करने के लिए। इसीलिए जनरली जो फूड आइटम्स है या फिर ऐसे आइटम जिनका न्यूट्रल पीएच रेंज मेंटेन करना है उसमें फॉस्फेट बफर यूज किया जाता है। ठीक है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ कमियां भी। क्या डिसएडवांटेज है? ओके, इट इनसोल्युबिलिटी ऑफ फॉस्फेट आयन इन मेटल आयंस। ओके, तो पीएच फॉस्फेट आयन है, एडवांटेज है, यूज के लिए कॉमन है, लेकिन डिसएडवांटेज। What are disadvantage? पहला disadvantage है insolubility of phosphate buffer का insolubility in metals like silver, aluminium, zinc और magnesium।
क्या है पहला डिसएडवांटेज? इनसोल्युबिलिटी in metal ions like aluminium, zinc और सिल्वर। फॉस्फेट बफर में मेटल आयंस जो होते हैं, कौन से मेटल आयंस? लाइक एग्जांपल एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, ये जो मेटल्स है ये मेटल्स इनसोल्यूबल है। किसमें इनसोल्यूबल है? फॉस्फेट बफर में। कौन इनसोल्यूबल है? मेटल आयंस इनसोल्यूबल। किसमें इनसोल्यूबल है? बफर्स में इनसोल्यूबल है। तो अगर ये मेटल आयंस इन बफर में, इस बफर में, फॉस्फेट बफर में इनसोल्यूबल है, तो क्या होता है? अगर ऐसे प्रिपरेशन जिसमें मेटल आयंस प्रेजेंट हो, ऐसे प्रिपरेशन जिसमें मेटल आयन प्रेजेंट हो, यानी कि जिसमें सिल्वर हो या एल्यूमिनियम हो या फिर जिंक आयन प्रेजेंट हो, ऐसे प्रिपरेशन में अगर हम फॉस्फेट बफर डाल देते हैं, ऐसे प्रिपरेशन में अगर फॉस्फेट बफर डाल देंगे तो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयंस। देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयंस। ओके, समझ में आया? अगर हमने एक बफर सॉल्यूशन दिया, एक हमने सॉल्यूशन प्रिपरेशन दिया और इस प्रिपरेशन का पीएच मेंटेन किया, किससे पीएच मेंटेन किया? फॉस्फेट बफर से। यानी इसमें क्या डाला? फॉस्फेट बफर डाल दिया। लेकिन अगर इस प्रिपरेशन में मेटल आयन प्रेजेंट है, कौन से मेटल आयन? सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन प्रेसिपिटेट, नीचे सेटल हो जाएंगे, प्रिपरेशन के नीचे में जमा हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएंगे। And that precipitate will get deposited if administered by the people। अगर कोई पेशेंट उसको खाता है या उसको एडमिनिस्टर करता है या लगाता है तो वो मेटल आयंस उसके बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे, लाइक इंटेस्टाइन या फिर आई, एंड मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट। इस वजह से हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? यस सर, यस सर। And the preparations which contain such metal ions are, examples are gargles or collyrium. Gargles और कौन सा एग्जाम्पल? gargles और collyrium। कौन सा प्रिपरेशन? गार्गल प्रिपरेशन। और कौन सा प्रिपरेशन? कॉलीरिया। कॉलीरिया क्या होता है? कॉलीरिया किसको कहते हैं? आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है क्या? लैटिन बेसिस फॉर्म में लैटिन पढ़ा फार्मास्यूटिक्स में? नो सर। आई ड्रॉप को लैटिन में कॉलीरिया कहते हैं। समझे? सर रिपीट कीजिएगा, कॉलोनिया किसे कहते हैं? पूरा देना पड़ेगा कि छोड़ सकते? ठीक है ना, ले लेते
इन्हीं को फोन कर बोला है। हाँ उनको फोन लगा सौरभ को लगा बट रुको ना अरे जैसे ये जो है देखना कि कितना अच्छा है लोग कैसे इस ऊपर इसकी भाषा की बनवा हो सारे लोग हैं ये स्टार्ट में बच्चे ज्वाइन है ना। हेलो स्टूडेंट्स मेरा आवाज आ रहा है। यस सर, यस सर। बोर्ड स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है 2 मिनट। तो देखिए फॉस्फेट बफर जो है, फॉस्फेट बफर में क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन में फॉस्फेट बफर डाला जाए, अगर उस सॉल्यूशन में पहले से एल्यूमिनियम आयन हो या फिर जिंक आयन हो या सिल्वर आयन हो, तो ये क्या करता है, ये मेटल आयन का प्रेसिपिटेट कर देता है। और अगर प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट एक तरह से ऐसे डोसेज फॉर्म जो हम आंखों में डालते हैं या फिर हम के द्वारा खाते हैं, उसमें वो आयंस अलग से सेटल होगा एंड इट विल प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? यस। कौन से डोसेज फॉर्म है जिनमें जनरली मेटल आयन प्रेसिपिटेट हो सकता है फॉस्फेट बफर डालने से? वो है गार्गल्स और कॉलेरिया। कौन सा? गार्गल्स और कॉलेरिया। गार्गल्स आप सबको पता है, हम माउथ को डीओड्राइज करने के लिए जो गार्गल यूज करते हैं ना, गार्गल करने के लिए, इसको गार्गल डोसेज फॉर्म कहते हैं। और कॉलेरिया हो जाता है आई ड्रॉप। क्या हो जाता है? आई ड्रॉप। आई ड्रॉप को कॉलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन इंग्लिश में आई ड्रॉप कहेंगे, लेकिन लैटिन टर्म में क्या कहते हैं? लैटिन टर्म में कॉलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेरिया। कॉलेरिया। ओके, तो कॉलेरिया ऐसा डोसेज फॉर्म है जिसमें एल्यूमिनियम से बना प्रिपरेशन होता है, जिंक से बना प्रिपरेशन होता है या सिल्वर से बना प्रिपरेशन होता है। और अगर ऐसे डोसेज फॉर्म का पीएच को मेंटेन करने के लिए अगर हम फॉस्फेट बफर डालते हैं तो इसमें से मेटल आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ऐसा वाला प्रिपरेशन अगर आंखों में डाला जाएगा तो मेटल अलग आयन बनने की वजह से इट विल कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द आई। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए ये पहला डिसएडवांटेज है कि क्या डिसएडवांटेज था? पहला डिसएडवांटेज क्या था? insolubility of phosphate buffer with metal ions. कौन से मेटल आयंस? सिल्वर, एल्यूमिनियम और जिंक। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ओके, सेकेंड जो दूसरा डिसएडवांटेज है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि इट परमिट्स और सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एट रूम टेम्परेचर। परमिट और सपोर्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी दूसरा इसमें एक और क्या कमी है कि इस बफर वाले प्रिपरेशन में, जिस किसी प्रिपरेशन में अगर फॉस्फेट बफर डाला जाए तो फॉस्फेट बफर की वजह से आसानी से उसमें माइक्रो यानी कि बैक्टीरिया, फंगस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो सकता है एंड इट विल अफेक्ट द क्वालिटी एंड स्टेरिलिटी ऑफ दैट प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन की क्वालिटी और स्टेरिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है?
तो दोनों दो डिसएडवांटेज हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, इट परमिट्स। दूसरा वाला थोड़ा सही मतलब। देखिए ये जो फॉस्फेट बफर डालने से किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, जैसे हमने आई ड्रॉप बनाया और आई ड्रॉप का पीएच मेंटेन करने के लिए अगर हम फॉस्फेट बफर डाल देते हैं तो फॉस्फेट बफर होने की वजह से आई ड्रॉप में माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रो हो सकता है, बैक्टीरिया फंगस का ग्रो हो सकता है फॉस्फेट। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ये बफर यूज करने से माइक्रोब्स का ग्रो हो सकता है ऐसे प्रिपरेशन में जहां पे माइक्रोब्स का ग्रो होना वर्जित है, माइक्रोब जहां पे ग्रो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस समझ में? तो अगर फॉस्फेट बफर यूज करना ही है और माइक्रोब्स का भी ग्रो करना अवॉइड करना है तो इसमें हम किसी भी फार्मास्यूटिकल में जिसमें फॉस्फेट बफर डाला जाए उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, ऐसा एजेंट जो माइक्रोब्स को ग्रो होने से रोके। फॉस्फेट बफर डालने से माइक्रोब्स का ग्रो होगा लेकिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालने से माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा। तो माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एग्जांपल है बेंजाथोनियम क्लोराइड। बेंजाथोनियम क्लोराइड और ये डाला जाता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.002%। ठीक है, समझ में आया? समझ रहा है सर? देखिए इसका छोटा सा एग्जांपल आप हम सबके घरों में अचार बनता है। अचार सबको पता है? पिकल। ओके, से बनता है और जो भी फल है, जो भी किसी चीज से फल बनता है, अचार बनता है, अगर उसमें तेल नहीं डाला जाए तो आप देखेंगे कि जहां पे तेल नहीं रहता है वहां पे फंगस, सफेद सफेद आ जाता है, फंगस आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? यस सर, आता है सर। यस सर, आता है। फंगस को रोकने के लिए ऑयल डाला जाता है, तेल में भिगो के रखा जाता है, अचार रखा जाता है ना तेल में। यस सर। तो ऑयल एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर पिकल, अचार के लिए। तो उसी तरीके से अगर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में किसी भी कारणवश अगर माइक्रोब्स का ग्रो हो तो उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालते हैं। अब हर तेल तो नहीं डालेंगे तो हम कैसा एजेंट डालेंगे जो फार्मास्यूटिकल यूज हो। तो कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है? बेंजाथोनियम क्लोराइड। और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 0.002%। कितना परसेंट? 0.002% used as एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? यस ओके, तो ये हो गया हमारा फॉस्फेट बफर का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आवर नेक्स्ट बफर इंपॉर्टेंट इज बोरेट बफर सिस्टम। जो दूसरा बफर है वो कौन सा है? बोरेट बफर सिस्टम। ओके, बोरेट buffer system have been used in many pharmaceutical preparations containing metal that would otherwise precipitate with phosphate buffer। देखिए फॉस्फेट बफर में क्या डिसएडवांटेज था कि उसमें मेटल प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जो प्रिपरेशन में मेटल प्रेजेंट हो और फॉस्फेट बफर डालने से मेटल का प्रेसिपिटेट हो, ऐसे प्रिपरेशन में फॉस्फेट बफर ना डालते हुए बोरेट बफर डाला जाता है। तो बोरेट buffers are used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation which contain metal ions। Okay, used for those preparation whi
मेटल आयंस। ओके, समझ में आया? फॉस्फेट बफर में जो कमी थी बोरेट बफर में नहीं है, तो ये एडवांटेज है। किसका एडवांटेज है? बोरेट बफर का एडवांटेज है। किसके ऊपर एडवांटेज है? फॉस्फेट बफर के ऊपर एडवांटेज। तो इट इज यूज्ड फॉर दोस प्रेशर व्हिच कंटेन मेटल आयन, तो इसमें कोई प्रेसिपिटेशन होने का चांस नहीं रहता है। ओके, नाउ दिस बोरेट बफर, there are three primary types of borate buffer. borate buffer के तीन primary type हैं। कौन-कौन से तीन primary type है? First one is Friedman's buffer type 1, Friedman's borate buffer, Friedman's buffer, Friedman's borate buffer या Friedman's borate buffer system कहा जाता है। इसका pH रहता है 7 to 8.2 के बीच में। इसका pH कितना रहता है? 7 से लेके 8.2 के बीच में। ठीक है? Then second type of the Atkins and Patton buffer. Atkins and Patton buffer. इसका pH रहता है 7.6 से लेके 11.0 तक। ओके, और तीसरा बफर होता है डिफॉल्ट बफर, डिफॉल्ट बफर। इसका pH रहता है 6 से लेके 7.8। ओके, तो बोरेट बफर जो है तीन अलग अलग प्रकार के, तीन टाइप के बफर सिस्टम। कौन से बफर है? फील्डमैन्स बफर, FELD फील्डमैन्स बफर सिस्टम, जिसका pH रहता है 7 से लेके 8.2 तक। दूसरा होता है एटकिंस एंड पैटन बफर, उसका pH होता है 7.6 से 11 तक। और तीसरा डिफॉल्ट बफर, इसका pH होता है 6 से लेके 7.8 तक। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यस सर, यस सर। बोरेट बफर का क्या एडवांटेज है? एडवांटेज है कि इसमें कोई प्रकार का प्रेसिपिटेशन मेटल आयंस का नहीं होता जैसा फॉस्फेट बफर में होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फॉस्फेट बफर से मेटल क्या हो गया? बोरेट बफर हो गया। ठीक है, लेकिन कोई भी बफर, कोई भी सिस्टम एकदम 100% सही नहीं होता, सब कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो देयर आर सम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ बोरेट बफर, बोरेट बफर का डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज है बोरेट बफर इज टॉक्सिक नेचर। बोरेट बफर क्या होता है? टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक माने इट कॉज हार्मफुल इफेक्ट व्हेन टेकन ओरली, अगर इसको शरीर में लिया जाए, खाया जाए, इंजेक्टेबल के द्वारा या फिर खाने के द्वारा। इंजेक्टेबल माने बॉडी में इंजेक्ट करना नेडल के द्वारा, या फिर खाने के द्वारा अगर इसको दिया जाए तो ये बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक इफेक्ट माने हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज सेकेंड, द pKa value, pKa value of borate buffer is 9.2। बोरेट बफर का pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कितना है? 9.2 है। ओके, and because of this it is inefficient to physiological pH।
9.2 pH होने की वजह से ये इनएफिशिएंट है। देखिए समझिए, हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका पीएच 7, 7.5, 7.4 के आसपास रहता है। 7 से लेके 7.4। समझ में आ रहा है? हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, जितना फ्लूइड है, लैक्रिमल फ्लूइड है, ब्लड है, या फिर यूरिन है, या फिर कुछ भी, इसका पीएच 7.4 के आसपास रहता है। 7.7 से लेके 7.4 तक रहता है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाँ, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पीएच। नहीं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, वो हो गया सिक्रीशन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच रहेगा 3.54 के आसपास रहेगा, ठीक है। लेकिन ये फ्लूइड पूरे शरीर में बहता नहीं है ना, वो तो एक ही जगह रहता है। समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन जो है ना, वो आप समझिए कि हम जब एक चीज पढ़ते हैं तो वो हर चीज से रिलेट नहीं होता है। बॉडी फ्लूइड के बारे में हम कह रहे हैं, तो बॉडी फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो हमारे शरीर में रहता है, शरीर से बहता है, शरीर में प्रेजेंट है पूरी जगह। तो ब्लड हो गया, या फिर प्लाज्मा हो गया, या फिर लैक्रिमल सिक्रीशन हो गया, या फिर यूरिन हो गया, है कि नहीं? तो इनका पीएच नियर बाय 7 से लेके 7.4 के आसपास रहता है। ओके, लेकिन ये जो बोरेट बफर है, इसका पीके वैल्यू 9.2 है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू 9.2 है। ओके, 9.2 होने की वजह से देखिए 7.4 से लेके 9.2 बहुत दूर का वैल्यू है पीएच। तो इतने पीएच हमारे बॉडी में कहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं, इतना ज्यादा हायर पीएच मेंटेन करने, यानी इतना बेसिक पीएच मेंटेन करने की बॉडी में फिजियोलॉजिकल में रोल ही नहीं है कि नहीं? हमको बॉडी में कितना पीएच मेंटेन करना है? 7 से लेके 7.4, या 7.4 से 7.6 होगा तो उसको वापस 7.4 तक ही लाना है खींच के। लेकिन इसका ऑलरेडी पीएच इतना ज्यादा है, जिसको फिजियोलॉजिकली माने हम अपने शरीर में इस्तेमाल करने के लायक यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो इट हैज पीके वैल्यू very डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 9.2, therefore makes it insufficient to physiological pH। इसलिए इसको फिजियोलॉजिकली यूज करने के लिए इनसफिशिएंट है, कारगर नहीं है, हमारे शरीर में इस्तेमाल में करने लायक। ओके, बोरेट बफर इज वीक बैक्टीरियल स्टैटिक। Borate buffer is weak bacteriostatic, okay, and therefore it can have allow growth of microorganisms। तो देखिए वही वाला फिर से जो फॉस्फेट बफर में था, फॉस्फेट बफर में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस ग्रो हो सकते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया का ग्रोथ कर सकता है थोड़े प्रमाण। देखो, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, ओके, एंड स्टैटिक मतलब मेंटेन करना, रोक के रखना, ओके, इनहिबिट। स्टैटिक मतलब इनहिबिट करना, बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकना, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरिया स्टैटिक मतलब इनहिबिट करना, जैसा तो वीक है, कम प्रमाण में बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकता है। तो अगर कम प्रमाण में रोकता है तो इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होने का चांसेस हो सकता है। Therefore, it is a disadvantage। इसीलिए ये disadvantage। समझ में आया? सर समझ में, थोड़ा सा 2 नंबर वाला एक बार रिपीट कर देते। पीके तीसरा भी रिपीट कीजिएगा सर, थोड़ा। देखिए जो बोरेट बफर है ना, उसका जो डिसोसिएशन वैल्यू है, पीके वैल्यू है, वो 9.2 है। यानी वो कौन से पीएच पे डिसोसिएट होगा? 9.2 के पीएच पे डिसोसिएट।
तो इस वजह से इतने पीएच में हमारे बॉडी में ज्यादा कोई रोल प्ले करने के लिए इसका अस्तित्व ही बचता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो पीएच 7 से लेके 7.4 7.5 तक ही रहता है। नॉर्मल कंडीशन होगा तो 7.4 7.5 7.6 जाएगा, फिर वो नॉर्मल हमारा शरीर अपने आप पीएच वापस मेंटेन कर लेता है। तो इतना हायर पीएच वाला वैल्यू का प्रॉपर हमको आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? तो इनएफिशिएंट टू फिजियोलॉजी, यानी हमारे फिजियोलॉजी में हमारे शरीर के अंदर काम करने के लिए इसका कोई मायने ही नहीं है, यानी ऐसा कोई पीएच रखने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? यस सर। ओके, और तीसरा उसका डिसएडवांटेज क्या है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है लेकिन वीक है, कमजोर है। यानी बैक्टीरिया को माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से रोकता तो है लेकिन 100% नहीं रोकता है। उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल करना एक तरह से इट बिकम्स अ रिस्क कि बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर, ठीक। ओके, तो यहाँ तक मैं आज पढ़ाता हूँ। 2 प्रकार के बफर्स पढ़ाया आपको, कॉमन यूज फॉस्फेट बफर एंड बोरेट बफर। ठीक है, इसके बाद आपको राजेश सर आपका थोड़ा सा क्लास ले लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है सर? ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।